नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आशा करते हैं आप रोजाना की तरह बेहतर होंगे, आपका परिवार बहुत ही उम्दा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो साइकोलॉजी पैडागोजी प्लस कॉन्सेप्ट रहेगी। आपको बहुत ही गजब के क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी बिल्कुल कहें कि नए क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो सोचने पर भी मजबूर करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम्स में ट्रेंड करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। कह रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहां पर क्लियर करें, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। पहला ऑप्शन है कि व्यक्ति के पूरे जीवन में जटिल सामाजिकरण होता है, किशोरावस्था के दौरान या पूर्व बाल्यावस्था के दौरान या प्रौढ़ावस्था के दौरान। बात करेंगे सोशलाइजेशन की, बात करी थी हमने, आपसे कहा था कि जॉनसन ने कहा था कि सामाजिकरण एक सीख होती है जो समाज की भूमिका का निर्वाह करने योग्य बनाती है। यानी हम लोग जो भी सीखते हैं वो समाज में ही सीखते हैं। इंग्लिश में बोले तो सोशलाइजेशन इज लर्निंग दैट इनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रूल्स। जो भी हम सीखते हैं वो समाज में सीखते हैं। फिलहाल ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था में सबसे जटिल सामाजिकरण होता है। टॉप ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, इसको नजरअंदाज आप बिल्कुल मत करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। किशोरावस्था की जो एज होती है वो हम जानते हैं कि सभी 12 या 13 से लेकर हम जो है 18 तक चलते हैं। यह एक प्रबल तनाव और तूफान की अवस्था भी कही जाती है। नेक्स्ट वन कह रहा है आनुवंशिकता बोले तो हेरिडिटी को डॉट डॉट सामाजिक संरचना माना जाता है। हमने आपसे कहा था कि हेरिडिटी आप जो बात करते हो एच हेरिडिटी, आप बात करते हो इन्वायरमेंट, ये किसके बराबर होता है? ये पर्सनालिटी के बराबर होता है ना? ये पर्सनालिटी के बराबर होता है और यह आपका वुडवर्थ साहब ने कहा था। लेकिन जब भी हम अपने पूर्वजों के गुण लेकर आते हैं तो हम कहते हैं अपने शरीर में कद काठी, ये आनुवंशिकता होता है, तो यह गौण होता है। ठीक है। जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? ये मुख्य होते हैं। एनवायरनमेंट का असर हमारे दैनिक जीवन में, हमारी श्रृंखला में सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है ना? याद रखिएगा, जब हम पैदा होने के बाद आते हैं तो समाज का, परिवार का, विद्यालय का जो भी असर होता है वो एनवायरनमेंट डालता है। बहुत बढ़िया। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। हेरिडिटी का कम, नाम मात्र का, और एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट वन कह रहा है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। हम जब भी वीडियो देखें तो बस ये सुनिश्चित कर लें कि हम क्या कंसंट्रेशन के साथ एक वीडियो को पूरा ख़त्म कर पा रहे हैं। हर चीज़ का एक लक्ष्य बनाना होता है गाइस। हर बहन, हर भाई इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। जो भी आपके लक्ष्य होते हैं, क्या आप उसको समय सीमित के अंदर ख़त्म कर रहे हैं? क्या अधूरा ज्ञान ले रहे हैं या अधूरा काम छोड़ के आप अपनी आदत को ख़राब कर रहे हैं? इसलिए वीडियो को वॉच करते समय दूसरा काम बिल्कुल मत करें। बात करेंगे यहाँ पर, हाँ कर सकते हैं लेकिन वीडियो पूरा ख़त्म होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्या है? वंशानुक्रम बोले तो हेरिडिटी व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वी.एन. झा। जीन पियाजे जाने जाते हैं यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो राइट आंसर फिलहाल बी.एन. झा के लिए जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। मनोवैज्ञानिक, महान मनोवैज्ञानिक रहे हैं वी.एन. झा। इंडिया से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, काम इंडिया में बहुत सारा किया है, बाद में विदेश भी गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्म विमोह, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघातज तनाव या न्यू अवधान सक्रिय विकार। यहाँ पर न्यून अवधान कर लेना। अब देखना यहाँ पर राइट आंसर क्या चला जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा पर अभिघातज तनाव। यह प्रामेस्टिक्स जो घात है ना, ये तंत्रिका तंत्र पर असर करता है। यह विकासात्मक विकार है, आपका मेंटल स्तर को यहाँ पर दिक्कत करता है। आत्म विमोह कहीं ना कहीं आपके टेंशनाइज्ड मामले में, कहीं ना कहीं विकार के मामले में उदाहरण में आता है। हमसे पूछा था नहीं है, तो नहीं के लिए ये आ जाएगा, और ये भी आपके विकास में बाधा अवधान डालता है। तो ये तीनों विकार की श्रेणी में आते हैं, जबकि ये वाला पर अभिघातज तनाव ये नहीं आता है। ये सारे विकार की श्रेणी में है, ये विकास के विकार में नहीं है। ठीक है ना? याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सीखने की तत्परता डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन बहुत ही मेंटल स्तर को चेक करेगा। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम विद्यार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में विद्यार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में टॉप ट्रेंड करता है। किताबों में अक्सर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन एग्जाम की अगर हम दृष्टि में डालें तो हर राज्य में अगर देखें तो एक एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सीखने के सातत्य का मतलब है कि हम कैपेसिटी तक कितनी बच्चे ने जो कैपेसिटी है, क्या उसने मेंटल स्तर तक अधिगम, लर्निंग या सीखने की क्षमता को ग्रहण किया है या नहीं। तो फिलहाल संज्ञानात्मक स्तर के साथ चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत अच्छे गाइस। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, नेक्स्ट वन की बात करेंगे। कह रहा है आपसे, यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा स्क्रीन को मैं छोटा कर देता हूँ। कह रहा है विद्यालय आधारित आकलन है। विद्यालय आधारित आकलन, आकलन का मतलब होता है चीज़ों को परखना, विद्यार्थी ने कितना अभी तक सीखा है उसका ऊपरी तौर से हम आकलन करना हमारा दायित्व बनता है। किसका? एक शिक्षक का। विद्यार्थियों और शिक्षक को गैर गंभीर और लापरवाह बनाता है क्या आकलन? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है क्या आकलन? सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों के प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है आकलन? या ऑप्शन नंबर डी एंड लास्ट कहता है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थी की मदद करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ जवाबदेही, लापरवाही ये निगेटिव आंसर्स हैं, बाधा उत्पन्न करना निगेटिव आंसर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी गाइस बिल्कुल बहुत बढ़िया, बेहतरीन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आकलन हमेशा बच्चे को सीखने में यहाँ पर ये कैपेसिटी को दर्शाता है कि उसने किस हद तक ज्ञान को ग्रहण किया है, सीखा है और क्या कमी है उसका निदान किया जा सकता है। ठीक है ना? जी हाँ, नेक्स्ट वन गाइस बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। वापस स्क्रीन को बड़ा करते हैं, आपको मिलते हैं 10 सेकेंड लगाइएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तो आपने हर जगह किया होगा और किताबों में आम तौर पर ये मिल जाता होगा। लगभग मैंने भी 3 बार क्वेश्चंस को रिपीट कराया है, कोई बात नहीं। चलते हैं, देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल, केवल या केवल। क्या मैं केवल वाले कंडीशंस को ले सकता हूँ? नहीं। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन नहीं ले सकता हूँ, गर्भावस्था की बात नहीं कर सकता हूँ, बाल्यावस्था की बात नहीं कर सकता हूँ। जब बच्चा गर्भ से होता है, 0 to 0 साल का होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन ही बाल्यावस्था की बात, बाल मनोविज्ञान की बात करता है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। क्या कर रहा है? गायन की बात कर रहा है, सॉन्ग की बात कर रहा है या फिर डांस की बात कर रहा है, कुछ भी ले लो, ठीक है। इस तरीके के लिए क्या चुनाव करता है? लड़कियों का केवल करता है, यानी वॉइस की बात नहीं कर रहा है। ऐसा दर्शाता है प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो हमेशा याद रखना आपके में चैप्टर है ऑप्शन नंबर डी गाइस, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि विद्यालय में भेदभाव किया जा रहा है। सिंपल सी बात, क्या लड़के सॉन्ग के लिए नहीं हो सकते हैं? नेक्स्ट वन गाइस, बात कर रहे हैं हम बॉयज़ एंड गर्ल्स की। क्या लड़के बाहर का काम करेंगे या लड़कियां ही अंदर का काम करेंगी? यानी घर का काम लड़कियां या गाना बजाना, डांसिंग, ये सारा कढ़ाई बुनाई ये सब लड़कियां ही करेंगी? क्या लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं? सिंपल सी बात आती है भेदभाव, ठीक है। सिंपल सी बात आती है भेदभाव, लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट वन गाइस, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार होनी चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होनी चाहिए, अलग से संचालित करना चाहिए या फिर अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। हम जब भी बात करते हैं कि एक क्वेश्चन इसी तरीके का आता है मनोविज्ञान में, आपसे कहता है कि क्या पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास, जो आप नहीं आप देखते हो जब भी प्रश्नावली करते हो, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो, उसके बाद अभ्यास होता है उसके बाद में, तो क्वेश्चंस आपके मनोविज्ञान में आता है कि क्या बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक में अभ्यास कहाँ पर होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक में शुरू में, अंत में या हर पाठ के साथ सम्मिलित होना चाहिए? तो वहाँ पर भी आप लगाते हो सम्मिलित होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे? प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। आप अलग से टाइम यहाँ पर खर्च ना करें, क्योंकि कहानी, शिल्पकला, खेल, नाटक ये पढ़ाई के ही साथ साथ बच्चे सीखते हैं। और राइट आंसर भी मेरे ऑप्शन पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यहाँ पर आपने सभी ने आंसर को सही लगाया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। नेक्स्ट वन गाइस, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर बहन हर भाई पहली बार आए हैं, विजिट करे हैं, लाइक को एक साथ अभी प्रेस करेंगे। देखिएगा यहाँ पर सब्सक्राइब करने की बात इसलिए है कि सुबह 11 से लेकर रात को 11 बजे तक आपको क्लासेस का सिलसिला मिलता है ना? जी हाँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपसे एक भी पैसे की डिमांड नहीं की जाती है। औरों की तरह
मैं रोज़ाना कहता हूँ कि यह परिवार का मैसेज आप लोगों तक रोज़ पहुँचाओ, नहीं तो आप कहते हो कि पुराने बच्चे बहुत परेशान हो जाते होंगे कि भाई ये तो रोज़ बताते हो। हम ये नहीं चाहते बच्चा फंसे कहीं, ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। थॉर्नडाइक यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। क्या आपने सिद्धांत नहीं देखा है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संबद्धता का सिद्धांत और हम साथ में संयोजनवाद के सिद्धांत। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको किताबों में जीन पियाजे भी मिल जाएगा। भाई जीन पियाजे तो संज्ञानवादी हैं, संज्ञानात्मक की बात करते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करिए, विकासात्मक सिद्धांत दिया है। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। पावलोव ने दिया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। नेक्स्ट वन गाइस बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए हैं? जी हाँ, बहुत अच्छे। 11 से लेकर 30 तक प्रश्न आने वाले हैं। जो भी बच्चे अभी हैं, दिख रहे हैं मुझे या देख रहे हैं वीडियो को, वॉच कर रहे, बिल्कुल वैसे ही ठहर जाएंगे और क्वेश्चन को करते जाएंगे। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चे कह रहे हैं सर थॉर्नडाइक के साथ चला जाएगा। भाई संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए हैं तो संज्ञानात्मक के लिए भाई जाने जाते हैं भाई डी के लिए आप राइट आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जीन पियाजे संज्ञानावादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। 4 स्टेजेस दी थी, इंद्रियगामक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, अवस्थाओं पर ज्ञान प्राप्त करवाया था, ठीक है ना, अपने बच्चों पर ही प्रयोग करा था, इसलिए इनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सामना करना पड़ा था, बहुत सी ज़्यादा जो है झेलना पड़ा था, यानी बहुत ज़्यादा इनको ट्रोल करा गया था। बात करेंगे ब्रूनर की, तो ब्रूनर ने बहुत सारे सिद्धांत दिए जिसको संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में ही रखा जाता है। वाइगोस्की ने समाज का सिद्धांत दिया था और जीन पियाजे का जवाब दिया था। इन्होंने कहा था अवस्था के लिए, तो इन्होंने कहा था भाई समाज के लिए, समाज से बच्चा बड़ा होता है। तो फिलहाल ये तीनों आ जाएंगे। थॉर्नडाइक तो भैया आप जाने जाते हैं प्रथम मनोवैज्ञानिक शैक्षिक अधिगम के लिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। कैटल के अनुसार कितने महत्वपूर्ण शील गुण ऐसे हैं जो कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व संरचना हेतु आवश्यक हैं? 16, 18, 28, 64। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन। तो राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन का 16 पीएफ के साथ। 16 पीएफ का नाम सुना था, 16 की बात होती थी। पीएफ का मतलब है पर्सनालिटी फैक्टर। जी हाँ, यहाँ पर पर्सनालिटी फैक्टर की बात कर रहा था, व्यक्तित्व के शील गुण की बात करी थी। कैटल ने 16 शील गुण दिए थे। बात करेंगे नेक्स्ट वन की। नेक्स्ट वन हमारा बहुत अच्छा गाइस, धुआं निकाल देना है इस क्वेश्चन का। 13वां क्वेश्चन तो भाई बहुत कठिन क्वेश्चन आता है, खैर टेंशन मत लेना, हम स्टर्नबर्ग का सिद्धांत आपको पढ़ा देंगे 10 मिनट में। 3-4 सिद्धांत हैं, 10 मिनट के अंदर स्टर्नबर्ग का भी रहेगा, गार्डनर का भी रहेगा। यही एक ऐसी वीडियोज़ है, बुद्धि की वीडियोज़ आई है, लेकिन गार्डनर और स्टर्नबर्ग को मैंने नहीं लिया है, मैं वो आपको 1-2 दिन में करा दूंगा। देखिए मैं बता देता हूँ, फिर भी ऊपरी जो है मैं बताता हूँ आपको क्या है। यहाँ पर जो है स्टर्नबर्ग ने 3 बुद्धि के सिद्धांत घटक बताए थे। एक था मेटा घटक, जिसको हमने कहा मेटा कंपोनेंट, ठीक है, तो ये वाला था, ठीक है, मेटा कंपोनेंट में था। यह क्या करता था? समस्या समाधान तथा योजना बनाने में। एक था आपका निष्पादन घटक और एक ज्ञान संग्रहण घटक था। ऑप्शन नंबर सी नहीं था, तो ये राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है, पूछा था, अनुक्रियात्मक घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। सूझ सिद्धांत के अनुसार कक्षा में सीखने की प्रक्रिया होती है। सूझ सिद्धांत यानी बोले तो इनसाइट थ्योरी की बात करी थी, और इनसाइट थ्योरी में ये जाने जाते थे अपने कोहलर साहब ने एक सिद्धांत दिया, सूझ का सिद्धांत, जिसको इनसाइट थ्योरी या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा गया। गेस्टाल्टवादी में आते थे। चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और प्रयोग करने वाला था जिसका नाम था कोहलर, और किस पर किया था? सुल्तान, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अचानक। क्यों अचानक? क्योंकि जब भी 2 प्रयोग हमने बताए थे, केले और चिंपैंजी वाला, तो बोला था कि सूझ अचानक आती है, धीरे धीरे नहीं आती है, जो भी कार्य होता है वो अचानक होता है। बहुत बढ़िया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी बच्चे, यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। हर बहन हर भाई अपना परिवार का हिस्सा है। नए बच्चे बिल्कुल यहाँ पर भरोसे काबिल होंगे, विश्वास मिलेगा, टेंशन मत लो, क्योंकि एक वीडियो से आप कुछ नहीं यहाँ पर हासिल कर सकते, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये वीडियो बहुत पावरफुल होगी एग्जाम के लिए। जब आप 10 वीडियो देखेंगे तो खुद ही अपने आप में चेंजमेंट पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है? आत्म अनुदेशन उपागम का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम कहीं ना कहीं अभी
अभिक्रमित उपागम की बात करते हैं, कंप्यूटर सहायी उपागम की बात करते हैं, शिक्षण मशीन उपागम की बात करते हैं भैया मेरे। तो बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, बताइएगा। बहुत अच्छे गाइस, जी हाँ, जो हमें चीज़ों को अनुदेशन, जो हमें सहायता करता है, समझ रहे ना मेरे भाई, सहायता करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंप्यूटर सहायी उपागम। हर क्वेश्चन का आंसर डी नहीं होता है, सभी नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में टॉप ट्रेंडिंग में रहता है, क्योंकि ऑप्शन में बच्चे डी लगाकर चले आते हैं। कंप्यूटर सहायी उपागम शिक्षण में आत्म अनुदेशन उपागम में सम्मिलित किया जाता है। अनुदेशन शब्द का मतलब होता है सूचना देना अथवा आज्ञा देना। सूचना का काम किसका होता है, कंप्यूटर का होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से वॉच करें। अगर क्वेश्चन देख लिया और नजरअंदाज कर दिया तो क्वेश्चन भैया गलत हो जाएगा। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। कह रहा है दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक। बहुत बढ़िया, धुआं उड़ाइएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिएगा, सामाजिक गत्यात्मक में, समाजीकरण में, समाज में पृथक्करण में, या फिर आल एवं। सभी बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे। देखो, हो सकता है इस वीडियो में 30 में 10 क्वेश्चन सही हो, तो क्या हम वीडियो को छोड़ देंगे, बताओ। जब देखेंगे नहीं तो आगे सही कैसे होंगे भाई। आज गलत करोगे तो एग्ज़ाम में तो कभी नहीं गलत करोगे, तो एक तो चीज़ अच्छी मिलेगी। जब यही नहीं देखोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर आसान नहीं होंगी, गलत हो जाएगा। तो फिलहाल सामाजिकरण बच्चे कह रहे हैं यार, देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बिल्कुल, दंड छोटा सकारात्मक पॉजिटिव में देना है, पुरस्कार पॉजिटिव में देना है। थोड़ा थोड़ा आप देकर कह सकते हो कि यह सामाजीकरण में वृद्धि करता है। अच्छा, क्या पुरस्कार पृथक करेगा, आप बताना। हम क्या सामाजीकरण से समाज में पुरस्कार पृथक करता है, नहीं ना। जब भी विचार गोष्ठी या फिर सम्मेलन होते हैं तो हम पुरस्कार इसलिए देते हैं कि सम्मान मिले, बढ़ावा मिले और व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करे समाज के लिए, तभी तो देते हैं। पृथक्करण तो होगा नहीं, जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो समाजीकरण में ये दोनों की अहम भूमिकाएं होती हैं, निगेटिव और पॉजिटिव की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन गाइस, क्वेश्चन नंबर 17। सृजनात्मकता का एक तत्व समस्या की करता है। अब समस्या की क्या करता है, पहचान करता है, सामंजस्य, पुनर्व्याख्या, या फिर परिहास प्रियता। परिहास प्रियता निगेटिव पॉइंट है, गलत हो जाएगा, नहीं लेंगे। सृजनात्मकता एक तत्व समस्या की क्या करता है, समस्या के लिए पहचान होना जरूरी है, तो ये तो कट गया। पहचान तो हो चुकी है, समस्या की क्या करेगा, समस्या की पहचान करेगा क्या। देखो, समस्या की पुनर्व्याख्या इंपॉर्टेंट है। पुनर्व्याख्या क्या करता है, क्रिएटिविटी करता है। और सृजनात्मकता बराबर होता है मौलिकता प्लस उपयोगिता होता है, याद रखिएगा। सृजनात्मकता बराबर क्या होता है, मौलिकता प्लस उपयोगिता होता है, जो समस्या की पुनर्व्याख्या करता है गाइस। बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट वन गाइस, बहुत अच्छे। हाँ, लाइक वाइक करते रहो, लाइक वाइक करते रहो। वीडियो एंडिंग पॉइंट पर है। 18 से 30 क्वेश्चन चलेंगे, बहुत कम समय बचा हुआ है, टेंशन मत लेना, खींच रहे हैं वीडियो। कक्षा प्रसंग के लिए आवश्यक विधि है। कक्षा प्रसंग के लिए आवश्यक विधि है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शंस हैं आपके पास 4, मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, आपका समय समाप्त हो चुका है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, मनोविश्लेषण विधि। सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं और बाल केंद्रित विधि भी इसका देन है। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। कक्षा प्रसंग के लिए आवश्यक विधि कौन सी है। नेक्स्ट वन गाइस, बहुत अच्छे गाइस। प्रक्षेपण विधि जो ऑप्शन में देख रहे थे, यह व्यक्तित्व की विधियों में सम्मिलित है। 19 क्वेश्चन आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। भोजन, पानी एवं हवा आदि आवश्यकताएं कहलाती हैं। आदि आवश्यकताएं कहलाती हैं जैविक आवश्यकता, स्नेह संबद्धता, सामाजिक आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता। क्वेश्चन आपसे केवल इतना भी पूछ सकता है कि पानी किस तरीके की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन अभी तक बहुत आया है, भोजन के लिए केवल पूछा गया है। तो अभी मैं तीनों एक साथ में लिया हूं, तो तीनों जब आते हैं तो आपको लगाना है जैविक आवश्यकता। ये जैविक आवश्यकता के साथ चला जाएगा गाइस। नेक्स्ट वन गाइस, बहुत बढ़िया। ट्रायंगल सिद्धांत एक दिया था, आवश्यकता से मुझे ध्यान आया, तो आवश्यकता के लिए ध्यान आया तो मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया था, ट्रायंगल सिद्धांत, और कहा था कि आदमी को स्टार्टिंग से लेकर यानी यहाँ पर आत्म सिद्धिकरण तक चलता है, नीचे के निम्न ऊपर के उच्च ट्रायंगल में रखा था।
भोजन, कपड़ा, मकान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, है ना, लक्ष्य चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर चीज़ों को बात करी गई थी। पदानुक्रमित सिद्धांत भी मैस्लो साहब के लिए जाना जाता था। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, जैविक आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के लिए कौन सा कथन सत्य है? सत्य है पूछ रहा है। सामान्य से सामान्य की ओर जो है मनुष्य का विकास, जो डेवलपमेंट प्रक्रिया होती है, चलती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर चलती है। भाई इस बच्चा जानता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। बहुत बढ़िया गाइस, बेहतरीन। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ, सामान्य से विशिष्ट की ओर मानव विकास यहाँ पर अग्रसित होता है। एक बच्चे का विकास सिरोपाद विमुख कहलाता है, यानी सिर से पैर की तरफ चलता है। और याद रखना है ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों में पहचाना गया था कार्ल वर्ग द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, या फिर स्किनर, एंड लास्ट वन कह रहा है पियाजे। गाइस यहाँ पर बात करेंगे बौद्धिक, यानी अगर हम कहें यहाँ पर बौद्धिक विकास की बात करें तो आप ये कहते हो 4 सिद्धांत, 4 अवस्थाएं। आप तो सर मोस्ट जाने जाते हैं पियाजे साहब। आप कहोगे कि सर पियाजे साहब जाने जाते हैं जो एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। अब यहाँ से मैं आपको देखिएगा कोहल वर्ग यहाँ पर लिखा था, कोहल वर्ग। कोहल वर्ग की बात करें तो यहाँ पर एक सिद्धांत आता है नैतिक विकास। अगर पूछे नैतिक विकास किसने दिया, एरिक्सन की बात करें तो मनोसामाजिक, मनोसामाजिक का किसने सिद्धांत दिया, मनोसामाजिक लिख लेना। स्किनर की बात करें तो क्रिया प्रसूत, ये क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया। और पियाजे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी 4 संज्ञानात्मक विकास। इनका क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, हाँ जी, संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक की बात आती है 7 से 11 साल, ये भी आपको याद रखना है। पियाजे की एक बार और मैं बता देता हूँ, एक पहला है, क्वेश्चन नंबर 22 करेगा तब तक। पहला अवस्था जो है, 4 अवस्थाएं की बात करी थी। पहली अवस्था इंद्रिय गामक है, यानी इंद्रिय गामक में इंग्लिश में ऐसे लिख दे रहा हूँ, टेंशन मत लेना, नहीं तो आप कहो कि सर वो मोटर वाली ऐसे नहीं, प्री मोटर है, ये मोटर वो मोटर है ना, नहीं लिख रहे हो आप। तो यहाँ पर 0 से 2 साल की बात कर रहे हो, है ना। और अगर हम पूर्व संक्रियात्मक की बात करें, पूर्व संक्रियात्मक की बात करें तो PS मैंने लिख दिया है, यहाँ पर 2 से 7 साल लिख दिया है। मूर्त संक्रियात्मक MS लिख दिया है, ठीक है, 7 से 11 साल लिख दिया है। और यहाँ पर अमूर्त संक्रियात्मक AS लिख दिया है, 11 से 15 साल लिख दिया है। ठीक है, इस मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा सबसे ज़्यादा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बच्चा सबसे ज़्यादा गणित का प्रयोग करता है और आरोही अवरोही का ज्ञान हो जाता है और बच्चा तार्किक चिंतन करता है। क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट वन कह रहा है सबके लिए शिक्षा के संबंध में शीर्ष गोष्ठी कब आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर चला जाएगा नेक्स्ट वन के साथ 16 दिसंबर 1993 को। ये क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्क्राइब करने का कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि डिजिट में है क्वेश्चन और डिजिट का क्वेश्चन आप लिख लेना है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ बच्चों के लिए आप याद रखना है कि 6 से 14 साल बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षा के लिए प्रावधान रखा गया है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। आपकी कक्षा में एक बच्चा, अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, पेडागोजी का क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, अगर कोई बच्चा, आप शिक्षक या शिक्षिका हैं या बन के जाएंगे तो प्रश्न पूछ सकता है, छोटा बच्चा होगा, और क्या करेंगे, डांटना नहीं है, कभी मारना नहीं है, पीटना नहीं है, कंटाप पे नहीं चढ़ना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भाई बताओ साहब क्या हो गया, क्या मुझसे गलती हो गई, इस तरीके से पूछेंगे, है ना। जी हम मजाक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी फिलहाल आपको पॉजिटिव पॉइंट लगाना है, बच्चे को कभी मारना नहीं है। मंदबुद्धि बालक का आवश्यक लक्षण नहीं है। अब आप एक शिक्षक हैं और आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, इसमें मंदबुद्धि बच्चा है, तो आप ये बताओ इनमें से कौन सा आवश्यक लक्षण उसमें नहीं होगा अगर वो मंदबुद्धि है। अगर मंदबुद्धि है तो लक्षण नहीं होगा, ये बताना है। शब्दकोश का अपूर्ण तथा दोषपूर्ण होना, बिल्कुल ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो होता है। सामान्यकरण करने में असमर्थ होता है, ये भी होता है। अमूर्त चिंतन करने में सक्षम ना होना, ये भी होता है। सृजनात्मकता की भरपूर क्षमता का होना,
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर सृजनात्मकता होता, क्रिएटिविटी होती, तो वो मंदबुद्धि क्यों होता? तो यही लक्षण आपका नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, जी हाँ, ठोको लाइक। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नए बच्चे अपना प्लेस मुझे लिखें, हर बहन हर भाई परिवार का हिस्सा बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, आज तक का सबसे टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन। किताबों में भी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन एग्जाम में इसका बहुत जिक्र हो रहा है आजकल। देखिएगा, जब भी आप गूगल करेंगे तो गूगल पे सबसे पहले मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ऐसे ही लिख के। तो आप याद रखना है, जी वॉलस साहब है महान मनोवैज्ञानिक, के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। क्या चरण होता है? प्रथम उद्भवन होता है, उद्भाषण होता है, मूल्यांकन होता है, उपक्रम होता है। सृजनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, हमारे अंदर हमारी थिंकिंग की बात होती है, तो सबसे पहले उसका उद्भव होना बहुत जरूरी है। पहला चरण बोला था, फर्स्ट चरण बोला था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, उद्भवन हो जाएगा। यहाँ पर क्रिएट होना बहुत जरूरी है गाइस। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वन की बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट वन की। बहुत अच्छे, यहाँ पर गलत आंसर पर मत जाएगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन पर मत जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें 26 की बात करेंगे, है ना, जी हाँ। 26 की बात करेंगे। अनुबंधन की प्रक्रिया में, देखो अनुबंधन का जनक आपसे पूछेगा, अनुबंधन का जनक आपसे पूछेगा। अनुबंधन का जनक होते हैं साहब पावलोव। पावलोव साहब होते हैं, और पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, और इन्होंने यस टाइप यानी स्टिमुलस को इम्पोर्टेंट बताया था। और ये भी याद रखना, पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो एकमात्र ऐसे हैं साहब जिनको नोबेल मिला था। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण। तो भैया सामान्यीकरण हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन। किसी विशिष्ट कार्य को व्यवस्थित ढंग से सीख लेने के उपरांत उससे मिलते जुलते कार्यों को बिना अतिरिक्त शिक्षण के सुविधा पूर्वक कर लेना कहलाता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यानी अगर आपने कोई विशिष्ट कार्य किया है, सीख लिया है, और उसी तरीके के आप 4 सवाल लगा लेते हो, एक सवाल दिया, आपको करा दिया अच्छे तरीके से, नंबर चेंज कर दिया, डिजिट चेंज कर दिया, आपने सही तरीके से उन चीज़ों को कर लिया, यह क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण। बच्चे कह रहे भाई अतिरिक्त सीखना या सीखने का स्थानांतरण, तो सिंपल सी बात है, सीखने का स्थानांतरण हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में चेंजमेंट कर रहा है, नए ज्ञान में चेंजमेंट कर रहा है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। बहुत अच्छे गाइस, ठोको लाइक, बहुत अच्छे। विद्यालय में भौतिक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान के किए गए अध्ययन से फिजिक्स की किताब को पढ़ा आपने, रीड करा। प्राप्त ज्ञान के आधार पर जब घर में विद्युत फ्यूज आसानी से बदल दिया जाता है, आपने पढ़ा विद्युत फ्यूज के बारे में, फिजिक्स में पढ़ के ही क्या किया, आपने अपने घर की लाइट को सही कर दिया। किताब में पढ़ के लाइट को सही कर दिया, किताब में पढ़ के किसी के पेट दर्द को सही कर दिया, यानी उसकी दवा किताब में लिखी होगी। डॉक्टर के पास आप नहीं गए, घर की वायरिंग आपने सही कर दी, किसके ज्ञान पर? किताब के ज्ञान पर। तो वो होता है शिक्षण का स्थानांतरण। क्लियर? याद रखिएगा, ज्ञान को आपने विशेष परिस्थिति में प्रयोग कर लिया, फर्स्ट ज्ञान को सेकेंड ज्ञान में चेंजमेंट कर लिया सकारात्मक तरीके से, तो वो शिक्षण का स्थानांतरण हो गया। अब वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर वो वहाँ पर कारगर नहीं हो रहा है तो भैया निगेटिव, और वहाँ पर कारगर हो रहा है तो वो भाई पॉजिटिव। अगर कुछ भी परिवर्तन नहीं है तो भाई शून्य हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है। अब जिस लिए वो कक्षा में गया था, पढ़ने के लिए स्कूल में गया था, अब बात आई है कि भाई उसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। मतलब लक्ष्य का मतलब है वो अधिकारी थोड़ी ना बन जाएगा छोटा बच्चा, लेकिन लक्ष्य तो ये था कि भाई उसकी क्राइटेरिया में जो उसका स्तर है, कक्षा 4 का है, कक्षा 5 का है, उस तक तो ज्ञान तो किसी दूसरे स्कूल के अपेक्षा बराबर होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं ये विद्यालय की असफलता के साथ चला जाएगा। असफल होता है कक्षा की, अगर हम बात करें, एक विद्यार्थी स्कूल की कक्षाओं में असफल हो रहा है, निश्चित लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कर पा रहा है, तो विद्यालय की असफलता कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, लास्ट वन की बात करें, बहुत बढ़िया बेहतरीन। नेक्स्ट वन कह रहा है आंख, कान अथवा वाणी संबंधी दोष। अगर आंख खराब है, कान खराब है, वाणी वाक संबंधी विकार है, दोष है, उसके कारण शिक्षा में पिछड़ जाना, बच्चे पिछड़ जाते हैं, अमूमनतः विकलांग होते हैं, ठीक है ना, हो सकता है मूक बधिर हो सकते हैं, तो क्या कारण है उसका, उनको क्या कहते हैं? मंद बुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, शारीरिक कारण से पिछड़ा बालक, या फिर मानसिक रूप से अवरुद्ध बालक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंपल सा भाई कहोगे कि बच्चा शरीर से प्रॉब्लम है, शरीर के विकारों से ग्रस्त है, तो मैं कह सकता हूं शारीरिक कारणों से पिछड़ा है। बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन। अपना स्कोर बताओ, देखो छोड़ के मत जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत जल्दी आप छोड़ के चले जाते हो वीडियोस को। आप गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाओ, जिसमें सर्च करना पड़ेगा GURUJI, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठोको लाइक तो भैया प्रेस करके जाया करो, कम से कम हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले बहुत जल्दी। आप किस